मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा प्ले टू अर्न गेम्स आ रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई नया गेम आता है। बट हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें से कौन सा गेम जो है वो सक्सेसफुल होगा, और एज ए प्लेयर और इन्वेस्टर कौन से गेम में हम लोग को अपना टाइम, एफर्ट और मनी डालना चाहिए। तो ऐसे ही एक अपकमिंग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम आ रहा है, हीरोज ऑफ माविया। आज उसका एग्जाम्पल लेंगे लेके हम लोग देखेंगे कि गेम फाई के प्रोजेक्ट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गेम के कंसेप्ट को, क्योंकि अगर कंसेप्ट अच्छा है तभी भी कोई गेम सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये जो गेम है हीरोज ऑफ माविया, उसको क्लैश ऑफ क्लैंस से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको एक लैंड पार्सल मिलेगा, वहाँ जहाँ पे आपको अपना आर्मी बेस डेवलप करना है। स्टेच्यूज मिलेंगे और कैरेक्टर्स भी आपको एनएफटी के फॉर्म में मिलेंगे। आपको अपना बेस जो है वो दूसरे प्लेयर से डिफेंड करना है, और दूसरे प्लेयर्स का जो बेस है उसके ऊपर अटैक करके आपको रिसोर्सेज गैदर करना है। ये पूरे गेम का कंसेप्ट है। अभी देखते हैं कि ये गेम को खेल कैसे सकते हैं। तो गेम को खेलने के लिए एक लैंड का होना ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंड आपकी ओनरशिप की हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है लैंड ओन करने की, तो या तो आप लैंड को रेंट पे भी ले सकते हैं, या तो आप किसी प्लेयर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं कि उनका लैंड है और आप टाइम निकाल के, और आपका स्किल है, और जो भी अर्निंग होगा वो आप डिवाइड कर सकते हो। तो सारे गेम्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी और थीटन एरेना में रिसेंटली ऐसा हुआ कि प्लेयर्स इतने सारे बढ़ गए कि अर्निंग जो पहले था उससे आधा हो गया। तो हीरोज ऑफ माविया ने क्या किया है, ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उनका अप्रोच ये है कि उन्होंने सिर्फ 1 लाख लैंड के पार्सल्स बनाए हैं। तो कोई भी एक टाइम पे 1 लाख से ज़्यादा लोग ये गेम को खेल नहीं सकते। अभी ये थोड़ा नया चीज़ है, क्योंकि कभी भी हम लोग गेम को देखते हैं तो सारे गेम्स का मोटिव यही होता है कि उनके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स हों। बट यहाँ पे ये लोग का यही है कि हम लोग को सिर्फ 1 लाख ही प्लेयर्स चाहिए, बट ये जो प्लेयर्स की अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। अभी माविया की इकोनॉमी को देखते हैं। तो ये ड्यूल टोकन इकोनॉमी है। 2 टोकन्स है, रूबी और माविया। रूबी जो है वो इन गेम टोकन है और उसका अनलिमिटेड सप्लाई है। माविया जो है वो गवर्नेंस टोकन है और उसका सप्लाई लिमिटेड है। तो रूबी जो है वो आप उसके 10 से भी ज़्यादा यूज़ केसेस बनाए गए हैं। जैसे कि आपको अपना बेस अपग्रेड करना है, आपको अपने स्टेच्यूज अपडेट करने हैं, आपको अपना कैरेक्टर अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको रूबी चाहिए। और जब भी आप दूसरे प्लेयर के बेस पे अटैक करते हो, और अगर आप जीतते हो तो आपको अर्निंग में रूबी मिलेंगे। तो इसका पूरा इकोसिस्टम अभी हम लोग देखते हैं कि रूबी और माविया का क्या है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली अभी ऐसे प्ले टू अर्न गेम्स में क्या हुआ है कि एक्सी इन्फिनिटी और थीटन एरेना दोनों में ऐसा हुआ कि इन गेम इकोनॉमी के डिज़ाइन की वजह से प्लेयर्स का जो अर्निंग था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो पहले वो लोग जितना कमाते थे उसका आधा टाइम जाने पे वो लोग कमाने लगे। तो ये जो इश्यू है, उसको माविया ने पहले से ही टैकल करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनाया है। तो इसमें ये है कि जब भी आप रूबी को डिपॉजिट करोगे गेम में, तो एज ए बोनस आपको 10% एक्स्ट्रा रूबी मिलेंगे। तो अगर आपने 1000 रूबी वहाँ पे डिपॉजिट किए, तो एक्चुअली आपको 10% बोनस मिलेगा और आपको 1100 रूबी मिलेंगे। तो ये जो रूबी है 10% वो नए मिंट होंगे, तो मतलब सप्लाई जो है उसका इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या है कि ये रूबी जो है उसको आप स्पेंड करेंगे ये सब चीज़ों पे, बेस, हीरो और स्टैचू एनएफटीज पे। और जब भी आप रूबी को विड्रॉ करेंगे, तो 15% रूबी जो है एज ए विड्रॉल फी बर्न कर दिए जाएंगे। तो ये जो है वो एक नेगेटिव प्रेशर बनाता है टोकन पे। और वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि अगर टोकन का सप्लाई बहुत ही बढ़ जाता है तो फिर उसका डिमांड कम हो जाता है और वैल्यू उसका गिर जाता है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करता है डिपॉजिट करने पे, ना कि विड्रॉ करने पे। और हर एक गेम में क्या होता है कि डिपॉजिट और विड्रॉ करने का एक ही वे होता है, बट यहाँ पे माविया ने क्या किया है कि दूसरा भी एक वे निकाला है।
तो ये जो भी आप NFTs आपके अपग्रेड करोगे उसको आप सेकेंडरी मार्केट पे बेच सकते हो। तो और जैसे जैसे आप उसका लेवल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका मार्केट वैल्यू जो है वो NFT का वो बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंड अभी लेवल 1 का है तो उसका वैल्यू कम होगा, बट लेवल 5 का अगर लैंड आपने कर दिया है तो उसका वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा होगा। बट ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रूबी स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है पूरा सिस्टम कि आप रूबी मत विड्रॉ कीजिए, आप रूबी से अपने NFTs अपग्रेड कीजिए और बाद में वो NFTs को आप ओपन सी पे या फिर माविया का खुद का भी जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे आप सेल कीजिए। तो ये जो सेल होगा वो क्या होगा कि इथीरियम या तो फिर माविया टोकन में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा एक चीज़ क्या होता है कि जितना रूबी मिंट होता है, जितना रूबी का सप्लाई क्रिएट होता है उतना ही सामने माविया जो है वो प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करता है कि आप रूबी को बर्न कीजिए, आप रूबी को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो भी रूबी इसमें यूज़ होगा ये अपग्रेड्स में वो माविया जो है वो बर्न कर देता है। अभी रूबी के 3 ऐसे प्लस पॉइंट देखते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक तो है ऑन वाइल ऑफलाइन। तो अगर कोई प्लेयर जब भी आप अवेलेबल नहीं है या फिर ऑनलाइन नहीं है तभी भी आपके ऊपर कोई अटैक करता है और आप सक्सेसफुली अपने बेस को डिफेंड कर लेते हो तो आपको रूबी में अर्निंग मिलेगा। दूसरा चीज़ है स्किल बेस्ड मैचिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई लेवल 1 वाला जो बंदा है वो किसी लेवल 10 वाले प्लेयर्स के साथ फाइट कर रहा है। ये क्या इससे क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर ने गेम खेलना स्टार्ट किया और तुरंत ही आके उसको बहुत ही जो प्लेयर्स आगे है वो उसको आगे हरा के चले जाते हैं तो फिर कुछ इंसेंटिव या मोटिवेशन रहता नहीं है गेम खेलने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और तीसरा ये है कि ये जो गेम है वो मोबाइल्स पे भी अवेलेबल है और कंप्यूटर पे भी आप इसको खेल सकते हैं। तो दोनों तरीके के जो ऑडियंस है, कुछ कुछ लोगों को कंप्यूटर पे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो गेम है वो हर एक टाइप की ऑडियंस को कवर करता है। अभी बात करते हैं माविया की टीम की। माविया जो है वो स्क्राई स्टूडियो करके एक कंपनी है वो बना रहा है और ये 80 से भी ज़्यादा लोगों का टीम है। अब वियतनाम में उन लोग ने 2 स्टूडियोज एक्वायर किए हैं और ये इतना बड़ा इन लोग ने टीम क्रिएट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका ये है कि ये टीम में कोई भी जूनियर बंदा नहीं है, सारे जो लोग हैं वो सब सीनियर है। और कुछ कुछ लोग ये टीम में ऐसे भी है कि जो ब्लू चिप टाइटल्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ भी काम करने के बाद ये टीम में अभी ये गेम डेवलप करने करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये टीम पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा कोई रेड फ्लैग मुझे टीम में नहीं दिखा है। और जो भी टीम है उसको आप लिंक्डइन पे जाके भी पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट को जो मोमेंटम चाहिए, जो मार्केट में जो विजिबिलिटी चाहिए और जो फंडिंग चाहिए ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सारे इधर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनीमो का ब्रांड्स है, बाइनांस लैब्स है, अल्मेडा रिसर्च है, गिल्ड गिल्ड गेम्स, मैकेनिज्म कैपिटल, डेल्फी डिजिटल, डबल पीक, बिटक्राफ्ट, ऐसे काफ़ी अच्छे डेवलपर्स इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ये गेम में इन्वेस्ट किया है। और ये लोग जो है वो ऐसे ही कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं, वो काफ़ी थरली प्रोजेक्ट को चेक करते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। और एनीमो का ब्रांड्स जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड प्ले टू अर्न गेम्स जो है उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो ये पूरे जो इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है वो मुझे बहुत ही पसंद है ये प्रोजेक्ट में। अभी बात करते हैं टोकोनॉमिक्स की। तो 15% टोकन जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जाएंगे, 22% टीम को जाएंगे, 3% एडवाइजर्स को जाएंगे और ये हुआ 40%। बाकी के 60% जो टोकन्स है वो इकोसिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है, फिर लिक्विडिटी के लिए होगा वैसे।
और ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के जो टोकन है उनका 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है। क्वार्टरली वो अनलॉक होंगे टोकन्स। और टीम के जो टोकन्स है 22%, उसका 6 साल का वेस्टिंग पीरियड है और क्वार्टरली थोड़े थोड़े करके अनलॉक होंगे। तो जो भी प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल से ज़्यादा का वेस्टिंग शेड्यूल है, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्या प्रूव करता है कि टीम जो है उसको खुद को ये प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई 2 साल में अभी जस्ट प्रोजेक्ट को इनफ यूजर्स मिले हैं, इनफ ट्रैक्शन मिला है और अभी हमारा पैसा हो गया तो हम पैसा लेके निकल लेते हैं। ऐसा नहीं है। 4 साल 6 साल वाला जो शेड्यूल होता है वो जनरली अच्छा रहता है। तो टोकोनॉमिक्स में मुझे कुछ एज सच इसमें इश्यू दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट में बात करेंगे कम्युनिटी की। कोई भी गेम के लिए सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से क्या होता है ना कि एक इंटरेक्शन होता है दूसरे प्लेयर्स के साथ। सब लोग साथ में मिलके खेल रहे हैं, कुछ तो चैट हो रहे हैं, कोई स्ट्रीम कर रहा है। तो एक पूरा जो है वो मोमेंटम बिल्ड होता है वो गेम के लिए, और उसी से प्लेयर्स को मज़ा आता है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। तो ऑब्वियसली यील्ड यील्ड गेम, अगर ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर है तो उनका तो ये पूरा कम्युनिटी वाला ही सिस्टम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है। दूसरा, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, डिस्कॉर्ड में आप जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। मॉडरेटर्स वहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, कम्युनिटी मॉडरेटर्स भी है। और एएमए सेशन में जाके आप कुछ भी फाउंडर्स के साथ बात कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से आंसर्स देते हैं। और तीसरा, ये लोग डाओ भी फॉर्म करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइज ऑनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन, जो वोटिंग के ज़रिए चलता है। तो अगर फ्यूचर में ऐसे कोई भी क्रिटिकल डिसीजन है कि मिंट सप्लाई को बर्निंग और मिंट के जो रेशियोज़ है उसमें कुछ करना है, या फिर लैंड का जो 1 लाख का अभी 10 लाख का जो अभी ये मिनिमम सप्लाई है उसको अगर इंक्रीज़ करना है, तो वो सब कुछ ये डाओ के ज़रिए भी हो सकता है। तो ये मुझे बहुत ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चनेबल नहीं दिख रहा है। तो जितने भी पैरामीटर्स हम लोग ने हीरोज ऑफ माविया के देखे हैं, कहीं पे भी मुझे रेड फ्लैग नहीं नज़र आया है। इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अभी ये साल पूरा गेम फाई का ट्रेंड रहने वाला है। टीम सही है, इन्वेस्टर्स सही है, इकोनॉमी जो है इन गेम इकोनॉमी वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जो भी इन लोग ने डिज़ाइन किया है, वो सारी गेम्स जो फेल हुई है और सक्सेसफुल हुई है, दोनों का रेफरेंस लेके ये पूरा मॉडल बनाया है। तो मैं ये प्रोजेक्ट में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैं जब भी इनका टोकन जनरेशन इवेंट होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा, लैंड भी एक्वायर करने की कोशिश करूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये गेम भी खेलूँगा।